हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि पीजी के क्लास में। कैसे सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त और बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी में वर्णमाला। ये वर्णमाला की फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग जो है क्लास को स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे और क्लास को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेंगे। और इस क्लास में जितने भी पॉइंट नोट कराए जाए सारे पॉइंटों को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और क्लास के एंड में कमेंट करके अवश्य बताएंगे आपको क्लास का कंटेंट कैसा लगा, क्लास समझ में आई या नहीं आई। यस या नो का जवाब अवश्य देंगे। ओके, तो देखिए आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड है, वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वर्ड क्या है, लिपि क्या है, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं तथा वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोग वाक्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और जो स्वर के प्रकार हैं कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनने वाले, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनने वाले हैं, हम इस सभी बिंदुओं को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग, फिर से बोलना पड़ेगा, क्लास को इस करके नहीं देखेंगे और क्लास को स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे, ठीक है। तो अब आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या लिपि, यानी वर्ड का निर्माण कैसे होता। वर्णमाला तो बहुत बाद में बनी आके, सबसे पहले वर्ड का निर्माण हुआ। तो वर्ड का निर्माण कहाँ से हुआ? तो वर्ड का निर्माण आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी भाषा होती है उसकी अपनी क्या होती है, एक लिपि होती है। और जाहिर सी बात आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? तो देवनागरी लिपि में चिन्हों की संख्या 56 बताई गई है। और जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 52 बताई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लिपि क्या है। जैसे हमने आपको परिभाषा बताई थी भाषा की, भाषा को परिभाषित किया था, सेम वैसे ही लिपि की परिभाषा बनेगी। तो हमने आपको बताया था कि परिभाषा अपने विचारों का आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं, लेकिन उसमें ना लिखित रूप से बताया था ना मौखिक रूप से बताया था। अब लेकिन अब जो लिपि है, लिपि को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो लिखित माध्यम होता है उसे हम लिपि कहते हैं। क्या है? लिखित माध्यम होता है, यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जो आपके आसपास लोग रहते हैं, आप कुछ ना बोलो फिर भी समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा क्या नहीं। लेकिन अब वही लोग जब आपसे दूर रहने चले जाते हैं तो अपनी बात को आप उसके पास किस माध्यम से पहुंचाएंगे? किसी माध्यम से ही तो पहुंचाएंगे। अपनी बात को जिस माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे उसे क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। माध्यम क्या रहेगा? किसी अपनी बात को लिखकर ही तो उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तो जो लिखने में जो चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब नोट कर लीजिएगा क्या लिपि। लिपि तो नोट कीजिएगा कि अपने विचारों का लिखित रूप से, अपने विचारों का लिखित रूप से आदान प्रदान करना क्या है? आदान प्रदान करना लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है।
या कह सकते हैं कि अपनी बात को किसी व्यक्ति तक पहुंचाने में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, चाहे उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि अपनी बात को किसी व्यक्ति तक पहुंचाने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्लियर हो गया? यस या नो बताएंगे, लिपि क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर अब आपसे कोई पूछ दे लिपि क्या है तो आप लोग सीधे साधारण से बता पाएंगे या नहीं? ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने लिपि जान लिया। अब लिपि के बाद हम लोग बात करते हैं वर्ड। अब देखिए, जिन चिन्हों का हमने प्रयोग किया था किसी व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, इन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया है, इन्हीं चिन्हों को वर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है, इन्हीं चिन्हों को वर्ड कहा गया है। तो नोट कर लीजिएगा, वर्ड। देखिए सभी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटिव हैं, तो इसलिए सभी लोग जो है सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इंक डाल लें। ठीक है, मार्कर थोड़ा हल्का चलने लगा है, इसलिए इंक तो डालनी पड़ेगी। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? थोड़ा सब्र कीजिए। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मिला अभी तक नहीं। कैसा मीठा होता है? जिन लोगों को मिल गया वो लोग जानते होंगे, है ना? चलिए मेहनत करते रहिएगा, आप लोगों को भी मिलेगा, जल्द मिलेगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग भी कोशिश में लगे रहिएगा, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, है ना? तो आइए अब अपने बिंदु पर आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? वर्ड की। हमने आपको बताया कि वर्ड क्या है, कि अपनी बात को लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम था या जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया था उन्हें क्या कहा था? वर्ड कहते हैं। क्या कहा था? वर्ड कहा था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा वर्ड, कि अपने विचारों को किसी व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम वर्ड क्या है? वर्ड कहलाते हैं। वर्ड कहलाते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन बनेगी कि ऐसी मूलध्वनियां जिनका खंड ना किया जा सके,
ऐसी मूल ध्वनियां जिनका खंड ना किया जा सके, खंड ना किया जा सके, उसे वर्ड कहते हैं। क्या है कि ऐसी मूल ध्वनियां जिनका खंड ना किया जा सके उसे वर्ड कहते हैं। देखिएगा, यानी जिसको विभाजित ना किया जा सके, जिसको किसी अन्य में ना बांटा जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे देखिए हमने एक वर्ड लिया, क्या? का। ये क्या है? का। ये एक मूल स्वतंत्र ध्वनि है। ये अभी अर्ध व्यंजन है, ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसा व्यंजन है? ये अर्ध व्यंजन है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। तो ये क्या है? यही एक मूल ध्वनि है, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोग कर सकते हो तो करके देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि इसका खंड ये होगा। तो ध्यान रखना है, नहीं होगा, इसका खंड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा गया कि ऐसी मूल ध्वनियां जिसका खंड ना किया जा सके उसे वर्ड कहते हैं। इसी प्रकार हमने क्या लिखा? ख लिखा। इसका भी हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये अर्ध व्यंजन, ये दोनों कैसे व्यंजन है? ये अर्ध व्यंजन है। जब इनको हम पूर्ण व्यंजन लिखते हैं, पूर्ण व्यंजन लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं? पूर्ण व्यंजन में हलंत का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अर्ध व्यंजन है, ये कैसा व्यंजन है? ये पूर्ण व्यंजन है। तो अब बताइए, इसका खंड कर सकते हैं हम लोग? ये खा भी पूर्ण व्यंजन के रूप में लिख दिया हमने। अब बताइए, इसका क्या खंड हो सकता है? यश या नो? बताइएगा। बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हमने आपको बताया कि जो मूल स्वतंत्र ध्वनि है, ये मूल जो ध्वनि है ये इस प्रकार की हैं जो कि पूर्ण व्यंजन नहीं बनते हैं। पूर्ण व्यंजन जब बनते हैं, ये किसके सहयोग से पूर्ण व्यंजन बनते हैं? तो पूर्ण व्यंजन स्वर के सहयोग से बनते हैं। जब हम इसका खंड करेंगे, जब इसको विभाजित करेंगे, तो ये किस प्रकार से विभाजित होंगे? तो जो का है ये बन जाएगा का प्लस आ बराबर क्या हो जाता है? का हो जाता है। तो देखिए, इसके खंड हो गए। ये जो पूर्ण व्यंजन है इसका खंड हो गया है, और जो अर्ध व्यंजन है इसका खंड नहीं हुआ था। इसी प्रकार ये जो खा है, खा का भी खंड हो जाएगा। ये पूर्ण व्यंजन है, क्या हो जाएगा? ख धन आ। ख धन आ बराबर क्या हो जाता है? खा हो जाता है। तो देखिए, ये जो ध्वनि है इसके कितने खंड हो गए? इसके 2 खंड हो गए। इसलिए जो पूर्ण व्यंजन होंगे इनको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जो हमारी मूल ध्वनि है, यानी कि जिनमें किसी का प्रयोग नहीं, जिनमें किसी का सहयोग नहीं लिया गया है, सहयोग नहीं किया गया, जिसमें किसी को नहीं मिलाया गया है, जिसमें किसी को संयुक्त नहीं किया गया है, इन ध्वनियों को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते या कहीं इनका खंड नहीं कर सकते हैं। ऐसी मूल ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, एक बार बताएंगे यस या नो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने आपको बताया, आप लोग सिर्फ बने रहें क्लास के स्टार्ट टू एंड तक। सभी पॉइंटों को हम लोग इसी प्रकार ही क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वर्ड तक आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद पॉइंट बनाइएगा वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? हम लोगों ने लिपि और वर्ड को जान लिया। अब देखिए, वर्ड लिपि भी तैयार हो गई आप लोगों की और वर्ड भी तैयार हो गए। हम लोगों को क्या तैयार करना है? वर्णों की माला, यानी वर्णमाला तैयार करनी है ना? तो अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा वर्णमाला। वर्णमाला, इसको हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे? क्या है? वर्णमाला।
तो देखिए इसकी परिभाषा बनेगी कि ऐसी स्वतंत्र ध्वनियां जिनको सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है उन्हें वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों की माला क्या है, वर्णों की माला को जो होती है उसको हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ड जिनको सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे डेफिनेशन लिखने से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि जो वर्ड होता है इसका खंड नहीं किया जा सकता। ये जो हमने क्या लिखा, वर्ड लिखा। ठीक है, वर्ड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इस वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग अक्षर भी कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। वर्ड या अक्षर बोलते हैं ना। अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ड या अक्षर होती है, तो वही ये वर्ड या अक्षर है। अब देखिए जिस शब्द के प्रारंभ में आ वर्ड लग जाता है तो वो किसको दर्शाता है? तो वह नकारात्मकता को दर्शाता है। ये आप लोग जानते हैं। जैसे सभ्य में आ लग जाए असभ्य हो जाता है तो ये निगेटिवता की ओर जाता है, नकारात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसमें भी ये जो अक्षर है, अब देखिए इसके खंड करेंगे। आ को जब हम लोग अलग कर लेंगे, आ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, क्या नहीं, और जो ये क्षर बचता है इसका अर्थ हो जाता है विनाश या नष्ट। क्या? विनाश या नष्ट। ठीक है, कि ऐसी ध्वनियां जिनको विनाश नहीं किया जा सकता है उसको वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब क्लियर हुआ और अच्छे से? ठीक है, अब आइए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। अब आशा की आप लोग इस बिंदु को नहीं भूलेंगे कि वर्ड क्या है। चलिए वर्णमाला की डेफिनेशन लिखिए कि ऐसे वर्णों का ऐसा समूह जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा। जिन वर्णों को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। किसको? कि जिन वर्णों को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक अपनी भाषा की वर्णमाला होती है, चाहे हिंदी भाषा ले लो, चाहे इंग्लिश भाषा ले लो, चाहे उर्दू भाषा ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, चाहे फारसी, XYZ जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है। सेम उसी प्रकार अपनी हर भाषा की क्या होती है? लिपि होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? देखिए किस प्रकार के क्रमबद्ध लिखे जाते, एक बार इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उदाहरण से। जैसे क्रमबद्ध की हमने सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध की बात कही गई इसमें। तो देखिए अगर हम इसको लिखें का, गा, जा, फा, मा, या,
रा। ये क्या बताइए, क्रमबद्ध रूप से लिखे गए या सुव्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं? ना ये क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं और ना ये क्रमबद्ध ना ही सुव्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं, इसलिए वर्णमाला, इसको हम क्या वर्णमाला कहेंगे? नहीं, इसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। क्यों? ना ये क्रमबद्ध रूप से लिखे गए और ना ही सुव्यवस्थित रूप से बैठाए गए, इसलिए इसको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। और वर्णमाला कहेंगे किसे? जैसे हमने लिखा का, खा, ग, घ, इया। ये क्या है? ये देखिए सुव्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध रूप से बैठे हुए हैं, क्रमबद्ध रूप से इनका प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि अगर आपको इस प्रकार की वर्णमाला कहीं पर लिखी मिल जाए तो ये वर्णमाला नहीं होगी। अगर आपको इस प्रकार की क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से लिखी मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में सिर्फ इतने ही सब वर्ड नहीं होते हैं, नहीं तो आपको इतने वर्ड होते हैं नहीं। हमने आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर बताया था। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया? वर्णमाला। तो आप लोग बताएंगे कि हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, इसमें हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी, क्या है? वर्णों की संख्या। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, यानी कि 52 है। ठीक है, कितनी बताई गई है? 52 बताई गई है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो मुख्य रूप से स्वर 11 हैं। किस प्रकार? मुख्य रूप से स्वर कितने हैं? 11 हैं। और अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर 13 होते हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर? वर्गीकरण के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्गीकरण के आधार पर वर्णमाला के प्रकार। तो अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि वर्गीकरण के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। देखते हैं कितने साथी जो हैं इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिएगा, तो देखिएगा, जो हमारी वर्णमाला है तो वर्गीकरण के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसके कौन कौन से भाग हैं? पहला हो जाएगा उच्चारण के आधार पर वर्णमाला। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर वर्णमाला। और दूसरा हो जाएगा लेखन के आधार पर वर्णमाला। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर वर्णमाला। लेखन के आधार पर वर्णमाला। किसके आधार पर? पहला है उच्चारण के आधार पर और दूसरा है
लेखन के आधार पर। अब यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को बताना है उच्चारण के आधार पर व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। और पूछ दिया जाए कि इसमें उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो उच्चारण के आधार पर हमारे जो व्यंजन है वो होते हैं 45। कितने होते हैं? 45 यानी 45 होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो हमारे व्यंजन है इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। ठीक है। और स्वर कितने हो जाते हैं? तो उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लेखन वर्गीकरण के आधार पर लेखन वर्गीकरण के आधार पर यानी लेखन के आधार पर वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं या व्यंजन कितने होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि लेखन के आधार पर स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 11 होती है। और व्यंजन पूछे जाए कि लेखन के आधार पर व्यंजन, तो लेखन के आधार पर व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेखन के आधार पर स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। ये तो थी हमारी वर्गीकरण के आधार पर वर्णमाला। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो वर्णमाला है मुख्य रूप से वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। ये आप लोगों ने नोट किया। इम्पोर्टेंट बिंदु है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर वर्णमाला में बनेगा तो यहीं से बनेगा। ये ज्यादातर कहीं बहुत कम बुकों में भी मिलता है। जैसे लूसेंट ले लो, इसमें भी नहीं मिलेगा। हरेंत ले लो, उसमें भी नहीं मिलेगा। बहुत कम बुकें हैं जो ये वाला पॉइंट दर्शाते हैं। तो आप लोगों को जो है अगर पढ़ने को मिल रहा है लेकिन, तो आप लोग इसको नोट कर लें और आगे ही परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, आगे काम भी आएगा। ठीक है। चलिए, नोट कर लिया। बहुत अच्छे। हमने आपसे कहा आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिएगा, आपको सभी महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे, सभी अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा कि मुख्य रूप से वर्णमाला के प्रकार। वर्गीकरण के आधार पर वर्णमाला कितने प्रकार की थी? तो वर्गीकरण के आधार पर वर्णमाला 2 प्रकार की थी, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। अब दूसरा पॉइंट बनाइएगा मुख्य रूप से वर्णमाला के प्रकार। मुख्य रूप से वर्णमाला के प्रकार। ठीक है। बनाया सभी ने पॉइंट। चलिए, अब बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से वर्णमाला 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से वर्णमाला 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से वर्णमाला? मुख्य रूप से वर्णमाला 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से आप लोग बताएंगे? तो अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से वर्णमाला के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन,
दूसरा कौन सा है, व्यंजन, और तीसरा है विलुप्त। तीसरा कौन सा है, विलुप्त। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गए कि मुख्य रूप से वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से वर्णमाला के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन से स्वर, व्यंजन, विलुप्त। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो स्वर है ये क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है आप लोग पहले ही जान चुके हैं, फिर भी एक बार इसको बेसिक से जानेंगे। ठीक है, तो स्वर क्या है आप लोग बताएंगे, कोई कमेंट करके बताएगा कि स्वर किसे कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो नोट कीजिएगा, स्वर, स्वर किसे कहते हैं कि ऐसी मूल ध्वनियां, क्या, कि ऐसी मूल ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्या है, कि ऐसी मूल ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया। स्वर का उच्चारण कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि स्वर के साथ किसी भी वर्ड को या कहीं किसी को भी शामिल नहीं करते हैं, तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो अब हम लोग जान सकते हैं कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कि कब कहेंगे, जब इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होगा, व्यंजन होंगे। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। व्यंजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद विलुप्त भी। विलुप्त क्या होते हैं एक बार इनको भी ओनली देख लीजिएगा कि ऐसी मूल ध्वनियां जिनका उच्चारण, सॉरी यहाँ पर विलुप्त नहीं होगा, सॉरी बिग मिस्टेक, यहाँ पर होगा अयोगवा। अयोगवा भी एक वर्णमाला का प्रकार है, सॉरी, अयोगवा, अब सही है, अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं कि ऐसी ध्वनियां जो ना स्वर के रूप में प्रयोग की जाती हैं और ना ही व्यंजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, फिर अयोगवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगवा, यानी कि कहीं बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अयोगवाह। क्या कहा गया है, अयोगवाह। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। स्वर आप लोगों ने जाना कि वे मूल ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अब आप लोग बताएंगे जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो मुख्य रूप से स्वर क्या है, मुख्य रूप से या मूल रूप से, मुख्य रूप से स्वर की संख्या, मुख्य रूप से स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती, 11 होती है। अगर पूछ दिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया।
अब स्वर होते कौन कौन से हैं? क्या? स्वर। अब एक बार इधर देख लीजिएगा, स्वर 11 होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं? तो स्वर सबसे पहले जो हमारी मात्राएं होती हैं उनको दो प्रकारों से हम लोग विभाजित करते हैं, लघु और दीर्घ। ठीक है, स्वर ही क्या है? हमारी मात्राएं हैं। जो हिंदी वर्णमाला में स्वर है इन्हीं को मात्रा कहा गया है। यानी कि अगर कोई पूछ दे कि मात्रा किसे कहते हैं, कि ऐसी मूलध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय थोड़ा अधिक समय लगता है, मात्रा बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। क्या ऐसी मूलध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है या फिर व्यंजन से थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें मात्राएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं? लघु आ, लघु आ, दीर्घ आ। अब आप लोग जो है बच्चे ना बन जाए, नहीं तो बोले छोटा आ बड़ा आ। अब नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो क्या कहेंगे? लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, ओ, आओ। अब देखिए क्या ये स्वर टोटल 11 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। क्लियर हो गए? चलिए अब देखिए यहाँ पर 11 बताए गए हैं कि टोटल 11 होते हैं और ये मात्रा के आधार पर बताए गए 10 ही होते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें मात्रा प्रयोग नहीं की जाती है? मात्राएं होती कौन कौन सी हैं? आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ये मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब मात्राएं गिन लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, इनको काउंट कर लीजिएगा, क्या ये 11 है या फिर 10 है? तो ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम लोग मात्रा के रूप में नहीं गिनते हैं। जो हमारा लघु आ है इसको हम लोग मात्रा के रूप में नहीं गिनते हैं, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी जो मात्राएं होती हैं 10 ही बताई गई हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने बताए गए हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 10 बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये लघु आ है इसको और किस नाम से जानते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से उदासीन स्वर कौन सा है? क्या उदासीन स्वर कौन सा है? कि निम्नलिखित में से उदासीन स्वर कौन सा है? तो उदासीन स्वर लघु आ ही होता है। क्या होता है? उदासीन। उदासीन स्वर कौन सा है? उदासीन स्वर जो है लघु आ ही है। और इसे उदासीन क्यों कहा गया है? यानी कि ये अकेला है, इसके पास कोई मात्रा या इसका पारिवारिक संबंध किसी से नहीं है, इसलिए कैसा रहता है? उदास रहता है। कैसा रहता है? उदास रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? उदासीन स्वर कहा गया है। ठीक है, और इसी को ही विजातीय स्वर कहा गया है। अगर पूछ दिया जाए कि निम्न में से विजातीय स्वर कौन सा है, तो निम्न में से विजातीय स्वर भी कौन सा है? लघु ई ही है, सॉरी लघु आ ही है। कौन सा है? जो लघु आ है इसको ही विजातीय स्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? विजातीय स्वर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सभी स्वर से भिन्न है। क्यों भिन्न है? इन सभी स्वरों में मात्राओं का प्रयोग किया गया है। जो हमारा लघु आ है इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर हो गया? यस या नो? और इसी को ही हम लोग मध्य स्वर भी कहते हैं। लघु आ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं,
4-5 प्रश्न बनते हैं किससे? लघुआ से। ठीक है, इसी को और क्या कहा गया है? इसी को हम लोग मध्य स्वर भी कहते हैं। इसको मध्य स्वर क्यों कहते हैं, इसको हम लोग आगे जानेंगे जब उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद इसको हम लोग जानेंगे इसको मध्य स्वर क्यों कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें एक स्वर और है री, ध्यान देना है। सभी फैक्टरों को हम लोग यही क्लियर करेंगे। ठीक है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, कमेंट कीजिएगा, बेधड़क आंसर मिलेंगे। ठीक है, क्या? री। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्वर है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, क्या संस्कृत भाषा से लिया गया? अगर पूछ दिया, अगर ऐसे ना, अगर थोड़ा घुमा के पूछा गया कि री किस भाषा का स्वर है या री किस भाषा का शब्द वर्ड है, तो री जो है ये संस्कृत भाषा का वर्ड है। किस भाषा का शब्द वर्ड है? ये संस्कृत भाषा का वर्ड है। कौन सा? री। अब आप लोग बताएंगे जो री है ये हिंदी भाषा के व्याकरण में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? लघु री है या दीर्घ री है? तो ध्यान देना है, जो हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला है इसमें लघु री का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लघु री का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ री का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संस्कृत भाषा में दीर्घ री का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें लघु री का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? यस या नो? इसी में एक स्वर और आता है, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिसको कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। तो आगत स्वर जो है कौन सा होता है, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ते हैं, जान नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसको? अ को। ये क्या है? यही कैसा स्वर है? यही आगत स्वर है। अगर पूछ दिया जाए ये जो अ है ये किस भाषा से लिया गया है, तो ध्यान देना है जो अ स्वर है ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया। ऐसा एकमात्र स्वर जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है कौन सा है? वो है अ। जिस पर जैसे हम लोग लिखते हैं क्या? डॉक्टर। डॉक्टर इसी प्रकार लिखते हैं, तो डॉक्टर के ऊपर जो स्वर प्रयोग किया जाता है अर्धचंद्र बिंदु, जिसको बोल सकते हैं क्या? अर्धचंद्र बिंदु, यानी इसके ऊपर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, उसे अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे हमने लिखा डॉग, क्या? डॉग, ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जितने भी अंग्रेजी भाषा के जहां पर ये स्वर होगा, स्वर का प्रयोग किया गया होगा, आप समझ लेना ये अंग्रेजी भाषा के शब्द पर ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? यस या नो? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। एक बार सभी लोग फटाफट शेयर करके आइएगा, ताकि इसको आपके मित्र लोग भी, आपके साथी लोग भी, आपके जो आपके समझ जाओ, आगे समझदार हो, तो सभी लोग जो है अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छे। आपका सहयोग, ऐसे ही सहयोग बनाए रहिएगा, आपके साथ साथ हमारा भी भला होगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या? स्वर के प्रकार की। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हिंदी भाषा में जो, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं
कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के प्रकार। तो ध्यान देना है, याद रखना है, जो हमारे स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आप लोग बताएंगे? चलिए नोट कीजिएगा, क्या है? स्वर के प्रकार तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। इसी को मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। इसी को लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। क्या? संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी बोलते हैं। और इसके बाद तीसरा प्रकार आ जाता है विलुप्त स्वर। क्या आता है? विलुप्त स्वर। तो अब आप लोगों ने जान लिया कि स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है ह्रस्व, लघु या फिर मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा है दीर्घ, संयुक्त या संधि स्वर, और तीसरा प्रकार है विलुप्त स्वर। क्लियर? आप लोग बताते हुए चलेंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम आपको थोड़े बेस्ट तरीके से और बता पाए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। वैसे आशा है कि आपको सभी बिंदु अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। एक बार सभी लोग जो है कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इसमें दिया गया है स्वर का। पहला प्रकार है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? कैसे हम लोग जानेंगे कि ये ह्रस्व स्वर है? इसको हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो आप लोग बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा कि ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से आधा समय लगता हो, किससे? दीर्घ स्वर से आधा समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। तो अब नोट कर लीजिएगा कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से आधा समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं? कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता हो, उन्हें हम लोग लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, जो मूल स्वर हैं, जो लघु स्वर हैं, इनकी संख्या 4 होती है। होते कौन कौन से हैं? उदाहरण में देखिएगा, लघु आ,
लघु ई, लघु आ, लघु ई, लघु उ और री। ये मुख्य रूप से लघु स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या टोटल 4 है। क्लियर हो गया इतना? यस या नो? बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे लघु यानी सॉरी दीर्घ स्वर। लघु स्वर तो हम लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। क्या जानेंगे? दीर्घ स्वर। ये आप लोगों ने नोट कर लिया? चलिए, तो दीर्घ स्वर को हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो इनको हम लोग लिखेंगे, इनको हम लोग जानेंगे, इनको हम लोग बताएंगे कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से या लघु स्वर से या मूल स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको भी आप लोग जो है नोट करेंगे थोड़ा स्पीड में, समय काफी हो गया है, इतने स्वर तो हो ही जाए। फिर नेक्स्ट जो बाकी बचेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट सभी अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी समय आप लोगों के पास, लिखिएगा कि वे वर्ड जिनका उच्चारण लघु स्वर से जिनका उच्चारण करते समय लघु स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता हो, 2 गुना समय अधिक लगता हो, उसे दीर्घ या संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो हमारे दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी होती है, तो जो हिंदी वर्णमाला में स्वर दीर्घ स्वर है इनकी संख्या टोटल 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और होते कौन कौन से हैं? तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, आओ। कौन कौन से होते हैं? दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये हमारे हैं टोटल 7 दीर्घ स्वर हैं। अगर अब यही आपसे पूछ दिया जाए कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा कि जो यहाँ से प्रश्न बन जाता है फंसाने के लिए, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के जो हमारे दीर्घ स्वर हैं, इसमें 2 प्रकार के स्वर सम्मिलित हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इसीलिए इसका नाम दिया गया है संयुक्त स्वर या संधि स्वर, ठीक है। तो इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु। यानी कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आ, ई, उ, आ, ई, उ, ये क्या है? ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। अब ये जो मुख्य रूप से 4 बचे हुए हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है या संधि स्वर क्यों कहा गया है? संयुक्त स्वर इसलिए कहा गया है, यानी कि ये जो स्वर है ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा गया है। यानी कि जहाँ पर 2 चीजें जोड़ दी जाती हैं तो वहाँ क्या हो जाती है? उसे संयुक्त या योग स्वर कहते हैं, यौगिक स्वर कह सकते हैं, संयुक्त स्वर कह सकते हैं, संधि स्वर कह सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अब आप लोग जान लीजिएगा जो ए, ऐ, ओ, औ जो हमारे संयुक्त स्वर है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है।
कितनी है? इनकी संख्या 4 है। और ये जो संयुक्त स्वर हैं इनको संयुक्त स्वर कहा इसलिए गया, यानी कि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। अब ये कौन कौन से वर्णों के, कौन कौन से स्वरों के मेल से बनते हैं जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा ए है, पहली बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। ए, ऐ, ओ, आओ। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जो ए स्वर है ये किसकी सहायता से बना है? तो ये बना है लघु आ प्लस लघु ई से। लघु आ प्लस लघु ई से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसके बाद बात आती है ऐ की। ऐ किसके संयोग से बनता है? तो ऐ बनता है लघु आ प्लस ए से। किससे? आ प्लस ए से। एक बार आप लोग जो है उच्चारण करके इनका देखेंगे तो शायद है आपको पता चल जाएगा। एक बार करके देखेंगे। आ ए, सबसे पहले क्या निकल रहा है? आ, फिर ए, आ ए निकल रहा है ना। इसी प्रकार अब आप लोग बताएंगे जो ओ है इसका प्रयोग किस प्रकार, इसका ये जो बनाया गया किन दो स्वरों के मिल से बनाया गया है? तो ये भी बनाया गया है लघु आ प्लस लघु ऊ से, यानी कि ओ निकल रहा है ना। अब इसके बाद बात करते हैं जो आओ है। आओ किसके सहयोग से बनाया गया है? ये जो आओ है ये बनाया गया है लघु आ प्लस ओ से। किससे? लघु आ प्लस ओ से। उच्चारण करके देख लीजिएगा। आओ ओ, क्या? आओ ओ, क्या हो गया? आओ हो गया। ये इसलिए इसको क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर कहा गया। अब आप लोगों ने जान लिए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, यानी संयुक्त स्वर या संधि स्वर, इन्हीं को संधि स्वर भी कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस या नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो क्या है? विलुप्त स्वर है। स्वर का तीसरा प्रकार है विलुप्त स्वर। ये आप लोगों ने नोट कर लिया। तो तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है विलुप्त स्वर। ये हटा दें फिर समझ में नहीं आएगा। नोट कर लिया? आशा है कि आप लोग साथ साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छे। क्लियर हो गया? अब हम लोग जानेंगे विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर क्या होते हैं, इसको भी, इसकी भी डेफिनेशन फटाफट लिख लीजिएगा थोड़ी स्पीड में। विलुप्त स्वर क्या होते हैं कि वे वर्ण या कहें वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। क्या दीर्घ स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है, उसे विलुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलुप्त स्वर कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता हो विलुप्त स्वर कहलाते हैं। क्या है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता हो, क्या कहलाते हैं? विलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, इसका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगा। अगर दीर्घ स्वर का हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या बोल देते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब जब हम लोग विलुप्त स्वर को बोलेंगे तो किस प्रकार बोलेंगे? ओम, राम, राम, यानी कि इनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय अधिक लग रहा है, इसलिए इनको विलुप्त स्वर कहा गया है। ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिएगा।
ओम। इसीलिए इसको जो बीच में ये 3 जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसको 3 से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण करते हैं हम लोग तो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, ओम हो गया, जैसे राम, इस प्रकार का आप लोगों को लिखा मिलता है, बहुत सी जगह इस प्रकार का लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये थे विलुप्त स्वर। क्लियर हो गए स्वर? एक बार यस या नो में बताइएगा। चलिएगा, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि समय भी काफी हो गया है और हम लोगों ने स्वर को भी क्लियर कर लिया है। लेकिन अभी स्वर पूरे क्लियर नहीं हुए हैं। अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर अभी बाकी पड़े हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। ऐसे ही बने रहिएगा, सभी फैक्ट आपको इसी प्रकार अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, और जो साथी इस चैनल पर या इस क्लास को पहली बार पढ़ रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी करेंगे और दोस्तों मित्रों के साथ क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है, ताकि इसको और लोग भी देख पाए और लोग भी पढ़ पाए। ठीक है, चलिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, खुश रहें और अपनी तैयारी को लगातार अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।